हेलो, नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज नॉट शिट डिबेट। यहाँ मैं आकर्ष और मेरा दोस्त राहुल एक पॉडकास्ट सीरीज करते हैं जहाँ पे हम वेरियस टॉपिक्स पे प्योरली फैक्ट बेस्ड डिस्कशन या चर्चा करते हैं। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो यूपीए 2 की सरकार थी उसके टाइम पे वेरियस सेक्टर्स ने कैसा परफॉर्म किया था। क्या उनमें ग्रोथ आई थी या डाउनफॉल आया था? क्या इस टाइम पीरियड में सिटीजन्स का बेनिफिट हुआ था? और क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे सिटीजन वेलफेयर के लिए? इन सब पॉइंट्स को आज हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो 2009 से 2014 में यूपीए की सरकार इलेक्ट हुई थी जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे आफ्टर जवाहरलाल नेहरू टू बी री इलेक्टेड फॉर अ फुल 5 ईयर टर्म। इस इलेक्शन में यूपीए सरकार को 322 सीट्स मिली थी आउट ऑफ 543, जो कि एक बहुत कंफर्टेबल विन थी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हुए मैं इकोनॉमी के कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में बात करना चाहूंगा। एंड हम देखेंगे कि कैसे यूपीए 2 के अंडर भी इकोनॉमी जो है ग्रो हुई है। अगर सबसे पहले मैं बात करूं जीडीपी की, तो 2009 में इंडिया की जीडीपी थी 1341.89 बिलियन डॉलर और जीडीपी पर कैपिटा थी $1100। और जो 2014 में जीडीपी बढ़ के अराउंड अराउंड 2000 बिलियन डॉलर हो गई थी। एंड जीडीपी पर कैपिटा ऑलमोस्ट $1500 हो गई थी। एंड डेटा में हम ये भी देख सकते हैं कि 2010 में रिकॉर्ड ग्रोथ रेट अचीव हुआ था 8.5% का, जो कि अभी तक का वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ रेट है। अगर मैं बात करूं जीएनआई पर कैपिटा, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा की, तो 2009 में वो थी $1120 और 2014 में वो बढ़ के $1560 हो गई थी। जबकि हम जानते हैं कि 2011 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया था। 2009 में इंडिया का जो ट्रेड टू जीडीपी रेशियो था वो 46.27% था, जो कि 2014 में बढ़ के 48.92% हो गया था। सुनने में ये कम लगेगा, लेकिन अगर हम डेटा को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो 2010 से 2012 में एक रिकॉर्ड परसेंटेज अचीव हुई थी जिसकी एवरेज 54% थी। तो यूपी सरकार के अंडर ट्रेड में भी काफी अच्छा काम हुआ था। यूपीए 2 के अंडर इकोनॉमी ग्रो की थी, पर अब मैं आपको एक स्टैट बताना चाहूंगा कि जो एवरेज इन्फ्लेशन रेट था वो था 9.7%, जो कि एक बहुत ही हाई इन्फ्लेशन रेट है बिटवीन 2009 एंड 14। अब थोड़ा सा मैं आपको एक दूसरी साइड की तरफ लेके चलूंगा। अब कम्युनल राइट्स के बारे में अगर बात करें जो कि यूपीए 2 के टाइम हुए थे, तो सबसे पहला राइट था 2011 भारतपुर राइट, जो कि 14 सितंबर को हुआ था, जिसमें गुज्जर्स और जो म्यू मुस्लिम्स थे भारतपुर राजस्थान में, उनके बीच में क्लैश हुआ था। इसमें माना गया कि 8 पीपल वर किल्ड और 23 लोग इंजर्ड हो गए थे। टॉप बीजेपी और कांग्रेस लीडर्स इस राइट में इन्वॉल्व थे। दूसरे जो राइट्स थे वो थे 2012 असम राइट्स, जो कि कोकराझार असम में देखे गए थे। ये जुलाई 2012 में राइट्स हुए थे। तो लगभग 77 लोग इस राइट में मारे गए थे और अराउंड 79,000 पीपल, जो कि 500 विलेजेस के थे, उन्होंने रिलीफ कैंप्स में शेल्टर लिया था। ये राइट्स बोडो कम्युनिटी और बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स के बीच में हुए थे। तीसरे जो बहुत ही बड़े राइट्स हुए थे वो थे 2013 मुजफ्फरनगर राइट्स, जो कि मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में हुए थे बिटवीन अगस्त एंड सितंबर 2013। इसमें माना जाता है कि 62 डेथ्स हुई थी, इंक्लूडिंग 42 मुस्लिम्स और 20 हिंदूज की। मोर देन 93% इंजर्ड हुए थे और 50,000 से ज्यादा मुस्लिम्स डिस्प्लेस हुए थे। ये राइट्स हिंदू जाट कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में हुए थे, एक ईव टीजिंग इंसिडेंट पे बेस्ड। तो हम देख सकते हैं जो कम्युनल राइट्स थे यूपीए 2 के अंदर वो काफी बढ़ गए थे। तो एक डिस्ट्रेस क्रिएट हो गया था इसमें हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के बीच। तो जैसा कि आपने मुजफ्फरनगर राइट्स के बारे में बताया, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब सारी पिटिशंस को सुना था, तो उन्होंने अखिलेश यादव की जो सरकार थी उस टाइम, समाजवादी पार्टी, उसको गिल्टी माना था। तो यूपीए 2 के अंडर राइट्स तो हुए, लेकिन उसका उनमें कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था। एंड अगर मैं स्पेसिफिकली 2011 भरतपुर राइट्स की बात करूं, तो इसमें यूपीए सरकार ने अपनी गलती मानते हुए स्ट्रिक्ट स्टेप्स भी लिए थे। अब मैं बात करना चाहूंगा कि यूपी सरकार के अंडर जो स्कीम्स लॉन्च हुई थी जिन्होंने सिटीजन्स का काफी बेनिफिट पहुंचाया। सबसे पहले मैं बात करूंगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी, डीबीटीएल, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस 2013 में लाया गया था। इस स्कीम का जो मेन मिशन था वो ये था एलपीजी पे सब्सिडी प्रोवाइड करना, जिससे कि हर गांव में एलपीजी कनेक्शन पहुंच सके। 2013 के बाद से
ऑलमोस्ट 9.2 करोड़ एलपीजी कस्टमर्स को जोड़ा गया था 291 डिस्ट्रिक्ट से इस स्कीम के अंडर। दूसरी स्कीम जो लाई गई थी वो थी नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम 2010 में। अगर हम देखें तो डेवलप्ड कंट्रीज में जो स्किल्ड वर्कफोर्स होती है वो अराउंड 60% से 90% होती है। इंडिया में जो ये परसेंटेज है वो 5% के अराउंड है। तो जो ये स्किल डेवलपमेंट स्कीम लाई गई थी, इसका मेन एम यही था कि स्किल डेवलपमेंट में इंडिया में काम करा जा सके एंड जो एम्प्लॉयर्स की डिमांड है वेल ट्रेन्ड स्किल्ड वर्कफोर्स की, उसको पूरा करा जा सके। 2011 से 2014 में इस स्कीम के अंडर 13.5 लाख इंडिविजुअल्स को ट्रेन किया गया था। तीसरी स्कीम जिसको हम आज के डेट में अटल पेंशन योजना के नाम से जानते हैं, वो यूपीए सरकार के द्वारा स्वम्बलम स्कीम के नाम से लॉन्च हुई थी। इस स्कीम का जो मेन मोटिव था वो ये था कि एक मिनिमम गारंटीड पेंशन जा सके पुअर या और अंडर प्रिविलेज सिटीजन्स ऑफ इंडिया को। 2010 से 2015 में इस स्कीम के अंडर 41.5 लाख बेनिफिशियरीज ऐड हुए थे। एंड यूपीए 2 की सरकार ने काफी अच्छे लॉज भी निकाले थे, जैसे कि लोकपाल बिल, एंटी रेप लॉ वगैरह, जो सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए ही निकाले गए थे। स्किल इंडिया के अंदर ये आपने बताया कि लोगों को ट्रेन किया गया था, पर फिर भी हम देख सकते हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट था वो कम नहीं हो पाया, और जितनी भी ये स्कीम्स थी इनमें काफी फ्लॉज भी निकाले गए थे। अब मैं थोड़ा सा स्कैम्स के ऊपर डिस्कशन करना चाहूंगा। तो पहला जो मेजर स्कैम हुआ था ड्यूरिंग यूपीए 2 वो था द कोल एलोकेशन स्कैम, या जिसे हम कोलगेट के नाम से भी जानते हैं। ये एक बहुत बड़ा मेजर स्कैंडल था जिसमें इंडियन गवर्नमेंट को कोल एलोकेशन करना था टू पीएससीज एंड प्राइवेट कंपनीज, जिसमें काफी करप्शन इन्वॉल्व था। सीबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से जितने भी ये कोल ब्लॉक्स की एलोकेशन थी इसमें बहुत सारा करप्शन पाया गया था। सीएजी की 2012 की रिपोर्ट के हिसाब से ये जो कोल ब्लॉक्स की एलोकेशन थी ये बहुत ही इनएफिशिएंट तरीके से की गई थी ड्यूरिंग 2004 एंड 2009। इसी रिपोर्ट के हिसाब से ये देखा जाता है कि एक प्रिजम्पटिव लॉस जो कि 1.85 लाख करोड़ का था ये पाया गया इस इनएफिशिएंट कोल एलोकेशन से। तो दूसरा जो मेजर स्कैम हुआ था वो था चॉपर गेट स्कैम 2013। इसे हम ऑगस्टा वेस्टलैंड स्कैम के नाम से भी जानते हैं। ऑगस्टा वेस्टलैंड एक इटालियन चॉपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। इसमें देखा गया कि कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के इंडियन ऑफिशियल्स और मिलिट्री ऑफिशियल्स को 2006 और 7 के बीच में ब्राइब दी गई ऑफ अराउंड रुपीज 250 करोड़, ताकि ऑगस्टा वेस्टलैंड को 3600 करोड़ का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट मिल पाए फॉर 12 ऑगस्टा वेस्टलैंड। तीसरा जो मेजर स्कैम था वो था कॉमनवेल्थ गेम स्कैम 2010, जिसमें अराउंड 70,000 करोड़ की पिल्फरेज अमाउंट इन्वॉल्व था। इसमें माना जाता है कि जितना भी एलोकेटेड अमाउंट था फॉर स्पेंडिंग ऑन कॉमनवेल्थ गेम्स उसमें सिर्फ आधा ही स्पेंड किया गया था ऑन इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन। सुरेश कलमानी थे द चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ऑफ कॉमनवेल्थ गेम। उन्होंने स्विस टाइमिंग जो कि एक टाइमिंग इक्विपमेंट कंपनी है उनको एक 141 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था, जो कि सिर्फ असलियत में 46 करोड़ का था, यानी कि उसमें 95 करोड़ की ब्राइबरी इन्वॉल्व थी। तो हम ये देख सकते हैं कि स्कैम्स जो थे वो ना ही यूपीए 1 में रुके और ना ही 2 में रुके। तो जैसा कि आपने बताया कि यूपीए 1 और यूपीए 2 दोनों के अंडर काफी सारे स्कैम्स हुए एंड उन स्कैम से रिलेटेड लोगों को काफी जेल भी हुई थी एंड उनको सजा भी दी गई थी। अब मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा डेवलपमेंट के बारे में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिफिकेशन की, तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना लाई गई थी, जिसका मेन मोटिव ये था कि जिन गाँव में या जिन डिस्ट्रिक्ट्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जा सके। तो 2009 से डेटा में हम देख सकते हैं कि 2009 से 2012 तक ऑलमोस्ट 45,000 विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया गया था। दूसरा अगर मैं बात करूं एयरपोर्ट्स की, तो यूपीए 2 की सरकार ने 2013 में पीपीपी प्रोसेस लॉन्च किया था, जिसका मतलब था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोसेस। इसमें 6 एयरपोर्ट्स जो कि थे कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, गुवाहाटी, अहमदाबाद और लखनऊ, इनको मॉडर्नाइज करने की बात करी गई थी। अगर हम देखें तो अहमदाबाद एयरपोर्ट से 2017-2018 में 370 करोड़ रुपीस की अर्निंग्स हुई थी अराउंड। और अगर मैं बात करूं रेलवेज की, तो हम डेटा में देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर साल यूपी सरकार ने टारगेट से ज्यादा रेलवे ट्रैक्स बिछाए थे एंड 2009 से 2014 तक ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर रेलवे लाइंस को ऐड किया गया था रेलवेज में। तो हम देख सकते हैं यूपी सरकार ने सेकंड अपने टर्म में 2009 से 2014 के बीच में डेवलपमेंट में कुछ काम किया था। जैसे कि आपने बात की कि 2009 से 2012 के बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन काफी ज्यादा हुई, पर हम ये भी देख सकते हैं कि
जो 2012 से 2014 का पीरियड था उसमें इलेक्ट्रिसिटी पर कुछ खास काम किया नहीं गया। तो हमने अपने पिछले पॉडकास्ट और इस पॉडकास्ट में यूपीए के 10 साल यानी कि 2004 से 14 तक सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया है। हमने इकोनॉमी, जीडीपी, ट्रेड, स्कीम्स के बारे में बात की, वेरियस एक्ट्स के बारे में बात की, स्कैम्स एंड करप्शन पे भी हमने लाइट डाली, राइट्स पे बात की, डेवलपमेंट पे बात की, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, इलेक्ट्रिफिकेशन और पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी हमने सारे डिस्कशन कर ली। तो अब पॉडकास्ट एंड करते हुए मैं कुछ क्वेश्चंस पुट ऑन करना चाहूंगा फाइनल। क्या स्कैम्स और करप्शन ही एक रीजन थे जिसकी वजह से यूपीए थर्ड टाइम इलेक्ट नहीं हो पाई? और क्या यूपीए टू जो कम्युनल राइट्स थे उनको रोक सकती थी? थर्ड क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि क्या डॉक्टर सिंह के बाद कांग्रेस को एक स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं मिल पाया? जो यूपीए टू थी उन्होंने अपने सेकेंड टर्म में एजुकेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट जैसे सेक्टर्स पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्या अब कंबाइंड यूपीए वन और यूपीए टू जो कि 2004 से 14 के बीच में थी उसको एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट बोल सकते हैं हम या नहीं? सो ऑन दिस नोट हम अपना पॉडकास्ट एंड करते हैं। आपसे अगले पॉडकास्ट में जल्दी मिलते हैं। कीप लिसनिंग टू अस एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।